Everyone, welcome back to my channel. And in today's video, we are going to discuss about the instructive and permissive interaction. दो अलग अलग टाइप के इंडक्टिव इंटरैक्शन होते हैं. एक होता है इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन और दूसरा होता है परमिसिव इंटरैक्शन. अब सबसे पहले हम देखेंगे इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस क्या होता है. अ सिग्नल फ्रॉम इंड्यूसिंग इज़ नेसेसरी फॉर इनिशिएटिंग न्यू जीन एक्सप्रेशन इन द रिस्पॉन्डिंग सेल. जैसे आपको पता है कि एक रिस्पॉन्डिंग सेल होता है और एक इंड्यूसिंग सेल होता है. एक जो इंड्यूसिंग सेल होता है उससे कोई इंड्यूसर सेंड होना चाहिए रिस्पॉन्डिंग सेल को. जैसे कि एक सिग्नल हो गया, जो रिस्पॉन्डिंग सेल कंपेटेंट होगा उस सिग्नल को, और बाद में वो रिस्पॉन्डिंग सेल एक नए जीन का एक्सप्रेशन इनिशिएट करेगा. दैट इज़ ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन, जिसमें कि एक इंड्यूसिंग सेल होता है, दूसरा रिस्पॉन्डिंग सेल होता है, जिसमें कि इंड्यूसिंग सेल एक सिग्नल पास ऑन करता है रिस्पॉन्डिंग सेल को, और ये रिस्पॉन्डिंग सेल कंपेटेंट होता है उस सिग्नल के तरफ, जिस वजह से वो एक न्यू जीन एक्सप्रेशन को इनिशिएट कर सकता है. उसके बाद दूसरा इंटरैक्शन होता है, दूसरा सेकेंड मोड ऑफ इंडक्टिव इंटरैक्शन, वो होता है परमिसिव इंटरैक्शन. तो अब ये परमिसिव इंटरैक्शन क्या होता है. रिस्पॉन्डिंग टिश्यू इज़ ऑलरेडी स्पेसिफाइड, जस्ट नीड एन एनवायरनमेंट टू एक्सप्रेस दिस ट्रेट्स. यानी कि जो रिस्पॉन्डिंग टिश्यू होता है वो ऑलरेडी स्पेसिफाई होता है, उसका जो फेट होने वाला है, उसका जो ट्रेट होने वाला है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है. लेकिन वो जो ट्रेट होने वाला है एक्सप्रेस करने के लिए उसे एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक एनवायरनमेंट है. तो उस रिस्पॉन्डिंग टिश्यू को या फिर उस रिस्पॉन्डिंग सेल को एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर सके. वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है, उसका जो ट्रेट होने वाला है वो ऑलरेडी उसका स्पेसिफाइड होता है. बस उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, उसके ट्रेट को एक्सप्रेस कर सके. तो ये दो मोड ऑफ इंडक्टिव इंटरैक्शन आपको ध्यान में रखना है. एक इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन होता है और दूसरा होता है परमिसिव इंटरैक्शन. इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन में आपको ध्यान में रखना है कि इंड्यूसिंग सेल सिग्नल पास ऑन करता है रिस्पॉन्डिंग सेल को, और बाद में रिस्पॉन्डिंग सेल अगर कंपेटेंट रहा उस सेल सिग्नल के तरफ, तो ये वो न्यू जीन के एक्सप्रेशन को इनिशिएट कर सकता है. वैसे ही परमिसिव इंटरैक्शन में रिस्पॉन्डिंग टिश्यू जो होता है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है, बस उसे एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने ट्रेट को एक्सप्रेस कर सके. अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द इपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल इंटरैक्शन. अब जैसे आप सबको पता है कि ऑल ऑर्गन्स दे कंसिस्ट ऑफ इपिथेलियम एंड इज एसोसिएटेड विथ मेसेनकाइमल सेल्स. तो ऑल ऑर्गन्स दे हैव इपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल्स, दोनों ही सेल्स सभी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं. तो अब दो टाइप के इंडक्शंस होते हैं. इपिथेलियल और मेसेनकाइमल इंटरैक्शन जो हम देखने वाले हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन और दूसरा होता है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन. तो सबसे पहले हम देखेंगे रिगार्डिंग द रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन. तो अब जो हमारी स्किन होती है, स्किन इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारे ऑर्गन्स दे कंसिस्ट ऑफ इपिथेलियम एंड मेसेनकाइमल सेल्स. तब ये जो स्किन होती है, स्किन इज़ कंपोज ऑफ आउटर इपिडर्मिस, और ये जो आउटर इपिडर्मिस होती है, ये दिस आउटर इपिडर्मिस इज़ मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू. और ये इपिथेलियल टिश्यू कहाँ से डिराइव होता है, तो ये इपिथेलियल टिश्यू डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म. तो एक स्किन का कंपोनेंट हो गया आउटर इपिडर्मिस और दूसरा स्किन इज कंपोज ऑफ डर्मिस. अब ये जो डर्मिस दैट इज मेड अप ऑफ मेसेनकाइमल टिश्यू, एंड मेसेनकाइमल टिश्यूज आर डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म. तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इपिथेलियल टिश्यू कहाँ से डिराइव होते हैं, तो एक्टोडर्म से, और जो मेसेनकाइमल टिश्यूज़ होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं, तो मेसोडर्म से. आप सबको पता है कि 3 जर्म लेयर्स होते हैं. जैसे कि हमारा स्पर्म और एग जब फ्यूज़ होता है तब जाइगोट बनता है, बाद में ग्लास्टूला, बाद में ग्लास्टुलेशन के वक्त 3 जर्म लेयर्स फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. तो उसमें से जो इपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो डिराइव करते हैं एक्टोडर्म से, और जो मेसेनकाइमल टिश्यूज़ होते हैं दैट आर डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म. तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि स्किन इज़ कंपोज ऑफ आउटर इपिडर्मिस और डर्मिस. आउटर इपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, और इपिथेलियल टिश्यू कहाँ से डिराइव होता है, तो एक्टोडर्म. आप कैसे ध्यान में रख सकते हो, तो ई जो स्टार्टिंग है, इपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म, मेसेनकाइमल टिश्यू मेसोडर्म, तो एम ई इपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म और मेसेनकाइमल टिश्यू एम कहाँ से डिराइव है, तो मेसोडर्म. ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन. So epidermis secretes protein that allow underlying mesenchymal cells to condense. Dermis respond by secreting factor that causes epidermis to form regional specific cutaneous structure. इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जो आउटर इपिडर्मिस है,
स्किन की जो एपिडर्मिस है वो प्रोटीन सिक्रेट करती है और ये प्रोटीन बताता है मेसेनकाइमल सेल्स को कि तुम कंडेंस करो। कंडेंस होने के बाद अब जो डर्मिस होता है, स्किन का जो डर्मिस है, दैट इज़ मेड अप ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स। तो ये जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं उस सिक्रेटिंग फैक्टर्स को, जो सिक्रेटिंग फैक्टर्स एपिडर्मिस सिक्रेट करता है, और फिर रिस्पॉन्ड करता है उस सिक्रेटिंग फैक्टर्स को, और ये सिक्रेटिंग फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करने के बाद दैट कॉजेस एपिडर्मिस टू फॉर्म रीजनल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। फिर ये डर्मिस एपिडर्मिस को रिस्पॉन्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ कि वो एक रीजनल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना सके। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डर्मिस क्या करता है। जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं वो मेसेनकाइमल सेल्स एपिडर्मल से मेसेनकाइमल सेल एपिथेलियल सेल्स को बताते हैं कि आपको क्या रीजन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो the same epithelium give rise to different structure depending on the region specific mesenchyme it interacts with। यानी कि जो रीजन स्पेसिफिक मेसेनकाइम होते हैं वो अगर वो इंटरैक्ट करे सेम एपिथेलियम से, फिर भी वो सेम एपिथेलियम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है क्योंकि हमने डिफरेंट रीजन के स्पेसिफिक मेसेनकाइम से उनसे इंटरैक्शन करवाया है। जैसे कि अभी अब मैंने एक एग्जांपल देखेंगे, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट मेसेनकाइम्स टिश्यूज़ लिए, विंग के मेसेनकाइम, थाई के मेसेनकाइम और फुट के मेसेनकाइम। उन्होंने अलग अलग रीजन से मेसेनकाइम लिए। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, अलग अलग रीजन के मेसेनकाइम उन्होंने इंटरैक्ट करवाए किससे, सेम एपिथेलियम है। और ये एपिथेलियम किसका है, तो विंग एपिथेलियम है, विंग एपिडर्मल एपिथेलियम है। और यहाँ पे उन्होंने मेसेनकाइम सेल्स, मेसेनकाइम्स के जो सेल्स है या फिर टिश्यूज़ है वो कहाँ से लिए, तो डिफरेंट रीजन से लिए, लेकिन इंटरैक्शन किससे करवाया, तो सेम एपिथेलियम है। और सेम एपिथेलियम कहाँ का है, तो विंग का है। लेकिन आप जब रिज़ल्ट देखोगे, रिज़ल्ट में आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको बनते हुए दिखेंगे। सो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्यों बने, ड्यू टू द रीजनल स्पेसिफिसिटी। रीजनल स्पेसिफिसिटी क्यों, क्योंकि हमने अलग अलग रीजन के मेसेनकाइम इंटरैक्ट करवाए विंग एपिडर्मल एपिथेलियम से। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखेंगे विंग मेसेनकाइम है। विंग मेसेनकाइम ने इंटरैक्ट किया विंग एपिथेलियम से, वहाँ पे क्या बना, विंग फेदर बना। बाद में थाई मेसेनकाइम है, थाई मेसेनकाइम किससे इंटरैक्ट कर रहा है, तो सेम एपिथेलियम है, विंग का ही एपिथेलियम है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, तो थाई फेदर का। फुट मेसेनकाइम है, वो भी किससे इंटरैक्शन कर रहा है, सेम एपिथेलियम है, विंग एपिथेलियम। वहाँ पे स्ट्रक्चर्स कौन से बन रहे हैं, तो स्केल्स और क्लॉज बन रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, जिस रीजन से हम मेसेनकाइम ले रहे हैं और वो इंटरैक्ट कर रहा है सेम एपिथेलियम से, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं, तो रीजन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, जो रीजन से हम मेसेनकाइम ले रहे हैं उस रीजन के हिसाब से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। यहाँ पे एपिथेलियम क्या है, एपिथेलियम सेम, हमने क्या किया है, सेम एपिथेलियम रखा है, लेकिन सेम एपिथेलियम गिव राइज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों बन रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन स्पेसिफिक मेसेनकाइम इट इंटरैक्ट्स विथ। सो दिस इज़ अ पोजिशनल इंफॉर्मेशन। अब अपन एक फ्लो चार्ट देखेंगे जिसमें कि जो रीजन स्पेसिफिक मेसेनकाइम होते हैं वो इंडक्टिव सिग्नल रिलीज करते हैं। अब अगर वो एपिथेलियम, जिस एपिथेलियम को ये मेसेनकाइम इंडक्टिव सिग्नल पहुंचा रहे हैं, अगर वो एपिथेलियम कंपेटेंट रहा इस सिग्नल्स को, तो वो एपिथेलियम एक्टिवेट करेगा कुछ रीजन स्पेसिफिक जीन्स, और बाद में अगर रीजन स्पेसिफिक जीन्स जैसे ही एक्टिवेट होंगे वहाँ पे रीजन स्पेसिफिक ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में जैसे आप देख सकते हो कि जो डर्मल मेसेनकाइम है, जो मेसेनकाइम्स हमने अलग अलग रीजन से लिए, वो एक सिग्नल पास ऑन करता है, सिग्नल सीक्रेट करता है एपिथेलियम की तरफ। बाद में ये एपिथेलियम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं रीजन स्पेसिफिक जीन। अब जब इनमें रीजन स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे एपिथेलियम में, तब वो रीजन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने अलग अलग रीजन से मेसेनकाइम कलेक्ट किया, और लेकिन जो एपिथेलियम जो इंटरैक्ट कर रहा है अलग अलग मेसेनकाइम के रीजन से, वो एपिथेलियम सेम है। और जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन स्पेसिफिक मेसेनकाइम जो है उनके बेसिस पे वो स्ट्रक्चर
डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन. इसमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है, जो रीजन स्पेसिफिक मेसेनकाइम होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने वाला है. यहाँ पे इपिथेलियम अगर सेम भी रहा, लेकिन जो रीजन मेसेनकाइम्स होते हैं वो अलग अलग रीजन से हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनका इंटरेक्शन सेम इपिथेलियम से कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग ऑर्गन्स बनते हुए दिख रहे हैं. सो दैट इज़ अबाउट द रीजनल स्पेसिफिसिटी इंडक्शन. अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन. जो सेकेंड इंडक्शन हुआ है वो है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन. फर्स्ट हमने देख लिया रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन. आई होप आपको रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन समझ में आ गया होगा. एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ. इसमें आपको बस हमने डिफरेंट रीजन के मेसेनकाइम्स हमने इंटरैक्ट करवाए सेम इपिथेलियम से, तो हमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिले या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होते हुए दिखे. अब जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन में क्या होता है, तो इसमें मेसेनकाइम इंटरैक्ट्स विथ मेसेनकाइम इंस्ट्रक्ट इपिथेलियम टू एक्टिवेट सर्टन सेट ऑफ जीन्स. इट ओनली एक्सप्रेस इफ इट्स जीनोम परमिट्स. तो इसमें क्या होता है, मेसेनकाइम बताता तो है, इंस्ट्रक्ट तो करता है इपिथेलियम को कि आप ये और ये जीन का एक्टिवेशन करवाएं, लेकिन इपिथेलियम का जीनोम अगर वो परमिट करता है तभी इपिथेलियम एक्सप्रेस कर सकता है. अगर उसका जीनोम अगर उसे नहीं परमिट करता तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा. तो मेसेनकाइम इंस्ट्रक्ट तो करता है इपिथेलियम को कि सर्टन सेट ऑफ जीन्स तुम एक्टिवेट करो, लेकिन अगर इपिथेलियम का जीनोम परमिट करता है तभी वो सर्टन सेट ऑफ जीन्स को एक्टिवेट करता है. अगर उनका जीनोम परमिट नहीं करेगा तो वो एक्टिवेट नहीं करेंगे. So an inducer tissue produces specific molecule signals and the responding tissue reacts only if it has the appropriate genes and receptors to respond. तो जो इंड्यूसर टिश्यूज़ होता है, अब इंड्यूसर टिश्यू हमारे केस में क्या है, तो मेसेनकाइम है, वो तो इंस्ट्रक्ट करता है रिस्पॉन्डिंग टिश्यू को. हमारे केस में रिस्पॉन्डिंग टिश्यू क्या है, तो इपिथेलियम. तो वो तो इंस्ट्रक्ट करता है इपिथेलियम को कि तुम एक सर्टन सेट ऑफ जीन्स को एक्टिवेट करें, लेकिन अगर वो इपिथेलियम के पास एप्रोप्रिएट जीन्स या फिर एप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स हो गए टू रिस्पॉन्ड टू दैट सिग्नल, तो ही वो रिस्पॉन्ड करेगा. अगर एप्रोप्रिएट जीन्स या फिर रिसेप्टर्स नहीं है प्रेजेंट तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. Even if induction occurs in the correct region, the final outcome depends on the gene expression in the responding tissue. यहाँ पे जो फाइनल आउटकम होगा, जो भी फाइनल आउटकम होगा कि कौन से जीन्स को एक्सप्रेस करना है, दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू. जो भी आउटकम होगा, कौन से जीन्स को एक्सप्रेस करना है, फाइनल आउटकम जो होगा वो दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू. और हमारे केस में रिस्पॉन्डिंग टिश्यू कौन सा है, तो इपिथेलियम है. जैसे हमने यहाँ पे आप डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन में हमने मेसेनकाइम इंस्ट्रक्ट करता है इपिथेलियम को कि कौन सा डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन में आपको पता चल गया हो कि जो रिस्पॉन्डिंग टिश्यू है वो डिसाइड करता है द फाइनल आउटकम कि कौन से जीन को एक्सप्रेस करना है. तो वो फाइनल आउटकम किस पे डिपेंड करता है, तो रिस्पॉन्डिंग टिश्यू. यहाँ पे फ्लो चार्ट कैसा है, तो इंड्यूसिंग टिश्यू सिक्रेट करता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. रिस्पॉन्डिंग टिश्यू चेक्स कि वो कंपिटेंट है कि नहीं. अगर कंपिटेंट होगा, उनके जीन्स अगर कंपिटेंट हो गए तो करेक्ट जीन्स अगर प्रेजेंट हो गए तो वो कंपिटेंट होगा और वो डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे होगा. लेकिन अगर जीन्स एब्सेंट होंगे, सिग्नल तो सीक्रेट हो गया रिस्पॉन्डिंग टिश्यू के पास, लेकिन अगर जीन्स एब्सेंट हो गए तो कोई भी हमें रिस्पॉन्स दिखेगा नहीं. अगर रिस्पॉन्डिंग टिश्यू जेनेटिक कंपिटेंस नहीं शो कर रहा तो वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा. सो जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन में आपको ध्यान में रखना है जो फाइनल आउटकम होगा कि कौन से जीन को एक्सप्रेस करना है, वो दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू. अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, दैट इज़ द ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट. इसमें उन्होंने क्या किया है, सो उन्होंने सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल कंडीशंस बता देती हूँ, बाद में उन्होंने क्या ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपेरिमेंट किया वो बता देती हूँ. तो अगर फ्रॉक का टैडपोल जो होता है, अगर वो फ्रॉक का टैडपोल नॉर्मल रहा तो नॉर्मली फ्रॉक का टैडपोल में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और हॉर्नी जॉ विदाउट टिथ. उनका जो, अगर हमने नॉर्मल फ्रॉक का टैडपोल देखा तो उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें जॉ विदाउट टिथ ये प्रेजेंट होता है. और अगर हमने सैलामेंडर का लार्वा देखा नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, अभी हमने ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, नॉर्मल कंडीशन में अगर हमने सैलामेंडर का लार्वा देखा तो उसमें हार्ड
टीथ होते हैं, उसके साथ साथ बैलेंसर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, सैलेमेंडर का लार्वा जो होता है, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक्टोडर्म फ्रॉम फ्रॉग ग्लास्टूला वॉज ट्रांसप्लांटेड इनटू द न्यूएट ग्लास्टूला। न्यूएट ग्लास्टूला यानी कि सैलेमेंडर का ग्लास्टूला में उन्होंने एक्टोडर्म का जो एक्टोडर्म जो फ्रॉग का एक्टोडर्म, फ्रॉग ग्लास्टूला का एक्टोडर्म होता है, वो उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया न्यूएट ग्लास्टूला में, जो सैलेमेंडर का ग्लास्टूला होता है उसमें उन्होंने ट्रांसप्लांट किया। अब उन्हें रिजल्ट क्या मिला, तो जो सैलेमेंडर का न्यूएट होता है उसमें विथ फ्रॉग टैडपोल सकर, उसमें उन्होंने उनको क्या दिखा, तो उनको फ्रॉग टैडपोल के सकर्स मिले। उसी के साथ साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, क्या ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने एक्टोडर्म टिश्यू फ्रॉम न्यूएड ग्लास्टूला टू द फ्रॉग एम्ब्रियो। इन्होंने इसमें क्या किया, सैलामेंडर का जो ग्लास्टूला होता है उसका जो एक्टोडर्म होता है उन्होंने वो ट्रांसप्लांट करवाया फ्रॉग के एम्ब्रियो। अब फ्रॉग का टैडपोल तो फॉर्मेशन हुआ, लेकिन उसके साथ साथ क्या जनरेट हुए, तो सैलामेंडर के बैलेंसर्स यहाँ पे जनरेट हुए। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक जो इपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं दैट आर डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, और ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट में हमने एक्टोडर्म का ही ट्रांसप्लांटेशन करवाया। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, फ्रॉग ग्लास्टूला का एक्टोडर्म हमने ट्रांसप्लांट करवाया सैलामेंडर के ग्लास्टूला में। अब ये जो न्यूएट फॉर्मेशन हुआ उसमें फ्रॉग के क्या फॉर्मेशन हुए, फ्रॉग टैडपोल के सकर्स के फॉर्मेशन हुए। सेकेंड ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट में हमने जो सैलामेंडर का ग्लास्टूला का एक्टोडर्म होता है वो हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया फ्रॉग के एम्ब्रियो में। यहाँ पे फ्रॉग का टैडपोल तो डेवलप हुआ, लेकिन उसके साथ साथ सैलामेंडर के बैलेंसर्स भी डेवलप हुए। तो यहाँ पे जो मेसेनकाइम टिश्यूज़ होते हैं उन्होंने तो इंस्ट्रक्ट कर दिया इपिथेलियम टिश्यू को कि आपको क्या बनाना है, लेकिन इपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं, इपिथेलियम टिश्यू हमारी रिस्पॉन्डिंग टिश्यू है, तो रिस्पॉन्डिंग टिश्यू पर ही डिपेंड करता है कि उसका फाइनल आउटकम क्या होगा। तो यहाँ पे इपिथेलियम टिश्यू दैट आर डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, तो यहाँ पे जो एक्टोडर्म होता है वही एक्टोडर्म यहाँ पे फाइनल आउटकम डिसाइड कर रहा है। तो जैसे कि अगर हमने फ्रॉग का गैस्ट्रुला का एक्टोडर्म हमने सैलामेंडर में भी अगर ट्रांसप्लांटेशन करवाए, फिर भी वहाँ पे फ्रॉग के टैडपोल के सकर्स बने। अगर हमने सैलामेंडर के ग्लास्टुला का एक्टोडर्म हमने फ्रॉग एम्ब्रियो में डाला, तो वहाँ पे फ्रॉग का टैडपोल तो डेवलप हो ही रहा है, उसी के साथ साथ सैलामेंडर्स के बैलेंसर्स भी डेवलप हो रहे हैं। So after transplantation, salamander larva develop frog-like mouth and frog tadpole develop salamander teeth and balancers. क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे द मेसेनकाइमन टोल्ड द एक्टोडर्म टू मेक अ माउथ, बट एक्टोडर्म मेड द काइंड ऑफ माउथ इट वॉज जेनेटिकली प्रोग्राम टू मेक। यानी कि यहाँ पे मेसेनकाइम ने एक्टोडर्म को बताया तो था कि तुझे माउथ बनाना है, लेकिन एक्टोडर्म ने क्या बनाया, तो वही माउथ बनाया जो उसे पता था कि उसे क्या बनाना है। सो एक्टोडर्म ने वही माउथ बनाया जो उसे जेनेटिकली प्रोग्राम किया गया था कि उसे क्या बनाना है आगे जाके। तो जेनेटिकली प्रोग्राम उसे जो माउथ बना था उसने वही माउथ बनाया। तो सैलामेंडर का अगर न्यूएट फॉर्मेशन भी हुआ तभी भी उसमें फ्रॉग के टैडपोल के शक्कर बने। फ्रॉग का टैडपोल अगर डेवलप भी हुआ तभी भी उसमें सैलामेंडर के बैलेंसर्स बने, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टोडर्म होते हैं, एक्टोडर्म का जो यहाँ पे जो एक्टोडर्म है वो एक्टोडर्म क्या है, रिस्पॉन्डिंग टिश्यू है। रिस्पॉन्डिंग टिश्यू ऑलरेडी जेनेटिकली प्रोग्राम होते हैं कि उसे आगे जाके क्या बनाना है। सो मेसेनकाइम डिटरमाइंस ऑर्गन टाइप स्पेसिफिसिटी वाइल द रिस्पॉन्डिंग इपिथेलियम डिटरमाइंस स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टू इस जेनेटिक मेकअप। इस लाइन का मतलब क्या होता है, तो मेसेनकाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गन टाइप स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो इपिथेलियम होते हैं वो करते हैं जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। सो अभी मैं एक डायग्राम में भी आपको एक बता देती हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले फ्रॉग गैस्ट्रुला का जो एक्टोडर्म है वो हमने किस में ट्रांसप्लांटेशन करवाया, तो न्यूएट ग्लास्टुला में। जो सैलामेंडर का न्यूएट ग्लास्टुला है उसमें हमने फ्रॉग गैस्ट्रुला का एक्टोडर्म उसमें ट्रांसप्लांटेशन करवाया। तो यहाँ पे न्यूएट ग्लास्टुला का जो सैलामेंडर है वो सैलामेंडर तो बना, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्रॉग एक्टोडर्म है, फ्रॉग एक्टोडर्म क्या बनाएगा, तो उसके सकर्स बनाएगा, फ्रॉग टैडपोल के सकर्स बनाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉग
फ्रॉग तो इस एक्सपेरिमेंट में फ्रॉग का जो ग्लास्टुला है उसका जो एक्टोडर्म है हमने वो ट्रांसप्लांटेशन का है न्यूएड ग्लास्टुला, जो सैलामेंडर का न्यूएड ग्लास्टुला है उसमें हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया। अब इसमें जो न्यूएड ग्लास्टुला का मेसेनकाइम है वो तो इंस्ट्रक्ट कर रहा है एक्टोडर्म को कि तुम्हें माउथ बनाना है, लेकिन ये जो एक्टोडर्म हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, जो फ्लैग ग्लास्टुला का एक्टोडर्म हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, इस एक्टोडर्म के पास वो ऑलरेडी जेनेटिकली प्रोग्राम हुआ है कि उसे आगे जाके कौन सा माउथ बनाना है। तो वो सैलामेंडर के न्यूएट में वो क्या बनाता है, तो फ्रैग टैडपोल के सकर्स बनाता है। वैसे ही दूसरे ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, सैलामेंडर का जो न्यूएट ग्लास्टुला है उसका जो एक्टोडर्म है वो हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया फ्रॉग के ग्लास्टुला में। अब फ्रॉग का ग्लास्टुला के जो मेसेनकाइम है वो तो इंस्ट्रक्ट कर रहा है एक्टोडर्म को कि तुझे माउथ बनाना है, लेकिन जो सैलामेंडर का एक्टोडर्म है उसके पास वो जेनेटिकली ऑलरेडी प्रोग्राम है कि उसे किस टाइप का माउथ बनाना है। तो जब फ्रॉग का टैडपोल डेवलप होगा वहाँ पे सैलामेंडर्स के बैलेंसर्स भी क्या होंगे, तो डेवलप होंगे। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान में रखना है कि जो एक्टोडर्म होता है, तो एक्टोडर्म जो इपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, तो इपिथेलियल टिश्यूज़ आर डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म। सो एक्टोडर्म जो टिश्यू होता है, दैट एक्टोडर्म टिश्यू हैज़ द राइट कि वो फाइनल आउटकम जो होगा वो फाइनल आउटकम किस पे डिपेंड करता है, तो एक्टोडर्म पे डिपेंड करता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन एंड द रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। आपको रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन में आपको यही ध्यान में रखना होगा कि हम अगर अलग अलग रीजन से मेसेनकाइम को इंटरैक्ट करवा रहा है सेम इपिथेलियम से, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ पे फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि हमने अलग अलग डिफरेंट रीजन्स के मेसेनकाइम लिए थे इसी वजह से। और उसी तरह जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन में आपको ध्यान में रखना है, मेसेनकाइम अगर इंस्ट्रक्ट भी कर रहा है इपिथेलियल टिश्यू को, या फिर इंडक्टिव टिश्यू अगर इंस्ट्रक्ट भी कर रहा है रिस्पॉन्डिंग टिश्यू को, तभी भी जो फाइनल आउटकम होगा वो डिपेंड करेगा रिस्पॉन्डिंग टिश्यू पर ही, क्योंकि रिस्पॉन्डिंग टिश्यू दे आर ऑलरेडी जेनेटिकली प्रोग्राम कि उन्हें आगे जाके क्या बनाना है। सो द फाइनल आउटकम्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रीजनल स्पेसिफिसिटी एंड जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। अगर आपको कोई डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।